हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था सिविल की क्लास में कंटिन्यू है और उसमें पार्लियामेंट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पर कवर अप की गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद, या फिर उसके बाद हमारी जो यूनियन लेजिस्लेचर है या विधायिका है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट से रिलेटेड डिफरेंट जितने भी पॉइंट्स थे उनको मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था और उससे रिलेटेड लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कवर अप किया था। अब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। राज्य अगर जिन्होंने केंद्र पढ़ा हुआ है उनके लिए और अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को हम लोग जब आगे आएंगे तो कंपेयर करेंगे। राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में दिया गया है, पार्ट 6 में दिया गया है। पार्ट 6 में अगर हम बात करें कि राज्य कहाँ से कहाँ तक है तो पार्ट 6 में ये आर्टिकल जो है, अनुच्छेद की बात की जाए 152 से लेकर और 237 तक है, 237 तक है, ठीक है। 152 से लेकर 237 तक जो है वो राज्य के बारे में डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। अब आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको जब पार्लियामेंट पढ़ाया था तो एक कंपेयर किया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर हम भाग 5 देखें तो वहां पर केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका है। उसी तरह से अगर हम भाग 6 को देखें, पार्ट 6 को देखें तो यहां पर भी 3 पार्ट हैं इसके। सबसे पहला पार्ट क्या है? कार्यपालिका, एजुकेटिव, कार्यपालिका या एजुकेटिव। तो कार्यपालिका या एजुकेटिव की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 152 से लेकर 163 तक, ठीक है, 163 तक जो है वो कार्यपालिका के संबंध में विभिन्न प्रावधान, 167 167 तक कार्यपालिका या एजुकेटिव से रिलेटेड डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या है उसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत। इसके बाद बात आती है विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका या लेजिस्लेचर। तो विधायिका या लेजिस्लेचर की बात कहां की गई है? 168 से लेकर और 213 तक विधायिका या विधायी संबंध, विधायी से रिलेटेड, विधि से रिलेटेड संबंधित जो भी प्रावधान है उसकी बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका या जुडिशरी जो है वो आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक, ठीक। तो इसका मतलब सबसे पहले ये आपको जानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है वो पूरी तरह से किससे संबंधित है? राज्य से। जहां पर हम आर्टिकल वाइज जो डिवीजन देखते हैं 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक जो है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें कार्यपालिका या एजुकेटिव की तो 152 से लेकर 167 तक एजुकेटिव या कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। विधायिका या लेजिस्लेचर से रिलेटेड 168 से 213 तक हैं और न्यायपालिका या जुडिशरी से रिलेटेड 214 से लेकर 237 तक है, ओके। अगर हम यहां देखें कि कार्यपालिका में इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कौन है तो राज्यपाल और मंत्री परिषद। कौन मंत्री परिषद? राज्य मंत्री परिषद, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। अगर हम देखें विधायिका में क्या है तो विधायिका में विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, जैसे वहां पे पार्लियामेंट थी वैसे यहां
तो अब यहां पर क्या हो गया, विधानसभा लोकसभा की तुलना में लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और अन्य विधायी प्रावधान लेजिस्लेटिव प्रोविजन, विधायी प्रावधान, जैसे अभी आप देखिए 213 ये अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल, ठीक है तो राज्यपाल की शक्ति, लेकिन विधायी शक्ति विधायिका से संबंधित है, तो क्या हुआ, विधायी प्रावधान। तो ये 168 से लेकर 213 तक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यायपालिका या जुडिशरी, यहां पर क्या है बच्चों, तो यहां पर आप देखें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, लोअर जुडिशरी, अधीनस्थ न्यायालय या लोअर जुडिशरी, ठीक, इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो राज्य के अंतर्गत आपको यह जानना जरूरी है कि राज्य के अंतर्गत आपने इस तरह से आर्टिकल डिवीजन किया। अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या देखना है, कार्यपालिका, फिर विधायिका। न्यायपालिका अभी हम लोगों ने केंद्र का भी नहीं देखा है, तो केंद्र और राज्य न्यायपालिका एक साथ कवर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एजुकेटिव, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एजुकेटिव। तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एजुकेटिव, ठीक। तो राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एजुकेटिव, अब जैसा कि मैंने कहा, कहां है ये, भाग 6 में, आर्टिकल फिर से यहां पर हम रिवाइज करते हैं, आर्टिकल 152 से 167 तक, ठीक। अब इसके अंतर्गत कौन कौन है, राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर और जो हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, राज्यपाल की, ठीक है। तो राज्यपाल में जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने राष्ट्रपति में बताया था, वैसे अगर हम बात करें कि राज्यपाल में प्रश्नों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नर या राज्यपाल में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें गवर्नर या राज्यपाल में, सबसे पहले इसकी योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, जैसे राष्ट्रपति में आपने देखा था क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अब राष्ट्रपति में क्या था, निर्वाचन, इलेक्शन था, यहां पर क्या है, नियुक्ति होती है, तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दोनों जगह इंपॉर्टेंट है कार्यकाल, वहां भी इंपॉर्टेंट था कार्यकाल और यहां भी इंपॉर्टेंट है कार्यकाल, टर्म जो है, ठीक है। और फिर इसकी शक्तियां या पावर्स, ठीक है, शक्तियां या पावर्स, ठीक। अगर हम शक्तियां या पावर्स को फिर से यहां पर देखें कि वो कितने भागों में है, तो जैसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां थी वैसे ही राज्यपाल की भी कार्यकारी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी वैसे ही राज्यपाल की भी विधायी शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां थी, जुडिशियल पावर थी, उसी तरह से राज्यपाल की भी न्यायिक शक्तियां या जुडिशियल पावर थी, ठीक। अब अंतर है, वहां पर राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति या इमरजेंसी पावर थी, यहां पर कोई इमरजेंसी पावर नहीं है, ठीक। वहां पर राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति थी, बट यहां पर कोई सैन्य शक्ति नहीं है, ठीक। राष्ट्रपति के पास भी कुछ स्वविवेक की शक्तियां थी और राज्यपाल के पास भी स्वविवेक की शक्तियां। तो अगली शक्तियां बच्चों किसकी हैं, स्वविवेक की शक्तियां, ठीक, डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स या स्वविवेक की शक्तियां, ठीक। तो ये हो गया राज्यपाल में वो पॉइंट्स, वो गवर्नर में पॉइंट्स जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी एग्जाम में जो है वो महत्वपूर्ण है
कि हम अगर देखें तो कहां से क्या क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब राज्यपाल के संबंध में पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। तो आप अगर आपने कॉपी ली होगी, पेन लिया होगा, आप वीडियो को देख रहे होंगे तो आप नोट्स भी बनाएंगे आप उसका, ठीक है। तो राज्यपाल के संबंध में अगर हम एक इंट्रो की बात करें तो आप लिख सकते हैं, और मैं वो आपको बोल रहा हूं और उसी रूप में आप इसको लिखिएगा कि जिस प्रकार, ठीक है, आप लिखिएगा जिस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्टेट एजुकेटिव पावर राज्यपाल में निहित होती है, जिसका संचालन वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से सामान्यतः करता है, ठीक। अब अगर हम यहां देखें तो इसके संबंध में एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहला इंट्रो क्या बताया, क्या लिखना है, जिस प्रकार संघ की या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में या प्रेसिडेंट में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति स्टेट एजुकेटिव पावर किस में निहित होती है, गवर्नर में या राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, ठीक। लेकिन अब यहां पर एक आर्टिकल आपको मैं कोड कर रहा हूं, आर्टिकल 154 154, ठीक। अब उसी के नीचे आप लिखिएगा आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये मैं बिल्कुल क्लियर जो आर्टिकल 154 है वो क्या कह रहा है, स्टेट एजुकेटिव पावर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यही बात मैंने आपको कही कि अनुच्छेद, अब आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद 154 यह स्पष्ट करता है कि आर्टिकल 154 यह स्पष्ट करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है, राज्यपाल के पास होती है, गवर्नर के पास होती है, जिसका प्रयोग, अब यहां पर अगली बात के लिए, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, ठीक है, संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों या अपने अधीनस्थ लोअर्स या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, अधीनस्थ अधिकारियों, ठीक है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों या जो ऑफिसर्स के द्वारा करेगा, ठीक। आर्टिकल 154 ये स्पष्ट करता है कि राज्यपाल के पास सभी कौन सी शक्ति है, कार्यकारी एजुकेटिव पावर्स है, ठीक। एजुकेटिव पावर्स का चीफ कौन है, गवर्नर है, ठीक। और वो अपनी शक्तियों का संचालन आर्टिकल 154 कह रहा है स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से या उनके द्वारा करेगा, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन है, ये मंत्रिपरिषद है, स्वयं मतलब स्वविवेक, ठीक है। तो आगे चलकर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की तुलना में स्वविवेक का अधिक प्रयोग करता है, ठीक है, उसके पास स्वविवेक शक्ति अधिक है, वो स्वविवेक का प्रयोग अधिक करता है, ठीक। अब हम लोग एक एक पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले राज्यपाल की योग्यता, क्वालिफिकेशन, राज्यपाल की योग्यता या क्वालिफिकेशन। तो राज्यपाल की योग्यता या क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 157 में दी गई है, जिसके अनुसार सबसे पहली योग्यता मैं आपको हर एक संवैधानिक पद पर बताता हूं, वह भारत का नागरिक हो, कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 ईयर, ठीक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष या 35 ईयर, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद वह विधानसभा
सदस्य मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर चुने जाने योग्य हो, ठीक। वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, ठीक। तो योग्यता या क्वालिफिकेशन अगर हम प्रेसिडेंट और गवर्नर की कंपेयर करें बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि पहली योग्यता सेम है, वह भारत का नागरिक वहां भी होगा। दूसरी योग्यता भी समान है, वो न्यूनतम आयु राष्ट्रपति में 35 वर्ष है, यहां भी है। हालांकि किसी भी स्टेट का राज्यपाल इस एज ग्रुप का नहीं होता है। विडंबना यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही है। हाँ, इस समय आप देख रहे हैं तो चाहे वो राष्ट्रपति के मामले हो चाहे राज्यपाल के मामले, न्यूनतम आयु का फॉर्मूला बस दिया गया है, अप्लाई नहीं होता, ठीक है। वह विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह लेजिस्लेटिव, अब वहां पर राष्ट्रपति में क्या था, वह लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, ठीक। ये बात अलग है कि लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य दोनों की योग्यता समान है, दोनों में न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है, दोनों में वह लाभ के पद पर ना हो, दोनों में वह पागल या दिवालिया ना हो, सब कुछ सेम है, लेकिन बस टर्म्स का, अगर टर्मोलॉजी का अंतर है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि हाँ भाई राज्यपाल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें कंडीशन क्या होगी, तो लोकसभा नहीं हो सकती, वो क्या होगा, विधानसभा। राष्ट्रपति में विधानसभा नहीं हो सकता, वहां क्या होगा, लोकसभा, जबकि दोनों की योग्यताएं बिल्कुल समान है, ठीक। अब बात आती है यहां पर योग्यता के अंतर्गत ही कि हमेशा से राज्यपाल का जो पद रहा है वो विवादों के घेरे में रहा है, चाहे वो उसकी नियुक्ति को लेकर हो, चाहे उसकी योग्यता को लेकर हो। अक्सर ऐसे में जो है वो ये विवादों का प्रश्न रहा है। अभी भी आप देखते होंगे कि कभी महाराष्ट्र का राज्यपाल विवाद का विषय बन जाता है, कभी बंगाल का राज्यपाल विवाद का विषय बन जाता है, ठीक है, कभी राजस्थान का राज्यपाल विवाद का विषय बन जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता रहा है। उसका कारण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ साइलेंट प्रोविजंस हैं, जिसके कारण केंद्र को यहाँ पर बहुत शक्ति मिल जाती है, ठीक है। अब इसी क्रम में अगर देखा जाए तो 1983 में 1983 में सरकारिया आयोग गठित किया गया था। न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में एक सरकारिया कमीशन गठित किया गया था और उस कमीशन ने 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। तो उस रिपोर्ट में उसने क्या कहा, कौन से बिंदु रखे, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। तो आप लिखिएगा कि 1983 में गठित सरकारिया आयोग ने, स्टैब्लिश सरकारिया कमीशन ने 1987 में राज्यपाल तथा राज्य केंद्र राज्य संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, फॉलोइंग रिपोर्ट दी, निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। अब उसके पॉइंट्स क्या थे, इसको आप लिखिएगा। पहला पॉइंट था, किसी व्यक्ति को ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो जिस राज्य का राज्यपाल है उसी राज्य का मूल निवासी हो, ठीक है। किसी व्यक्ति को ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य का वह मूल निवासी हो, ठीक। तो सबसे पहला कंडीशन इन्होंने रखी राज्यपाल के मामले में मूल निवास की, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य का वह मूल निवासी हो। यानी पहली शर्त मूल निवास की रखी। आगे क्या होता है इस पर हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने सरकारी आयोग ने सलाह दी कि राज्यपाल के नियुक्ति के संबंध में प्रेसिडेंट जब नियुक्ति करता है तो उसके संबंध में, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सीएम से सलाह ली जानी चाहिए, मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए। अब क्या हुआ अभी हम लोग देखते हैं उस पर, ठीक है। सीएम से सलाह ली जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या आया कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किससे सलाह ली जानी चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री से, सीएम से सलाह ली जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक, हालांकि संविधान में प्रावधान है बनाया जा सकता है, बट इन्होंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक राज्यों
का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तीसरी सलाह थी सरकारिया आयोग की। ये सारी सलाह किसकी है? सरकारिया आयोग की है, न्यायमूर्ति सरकारिया ने। ठीक है, इसके बाद चौथी सलाह क्या थी कि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो किसी दल की सक्रिय राजनीति में शामिल हो। ठीक है, सक्रिय राजनीति, ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो किसी दल की सक्रिय राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हो। ठीक है, अब आप सोचिए, अगर आप देखें आज 1987 में न्यायमूर्ति सरकारिया ने, सरकारिया आयोग जो बना था, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग या सरकारिया कमीशन जो बना था, इस कमीशन ने 1987 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सलाह दी, सजेशन दिया। अब ये मानना ना मानना किसके ऊपर था? राष्ट्रपति के ऊपर था। ये मानना ना मानना केंद्र सरकार के ऊपर था। ठीक है, कि किसी व्यक्ति को जब राज्यपाल किसी राज्य का बनाया जाना है तो वो उस राज्य का मूल निवासी ना हो। हालांकि अब आपको बता दें, ये सलाह परंपरा के रूप में एक्सेप्ट कर ली गई। संविधान में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन आज आप किसी भी राज्य का राज्यपाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ही देख लीजिए, इससे पहले जो राज्यपाल थे श्री राम नाईक महाराष्ट्र के थे, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। अभी श्रीमती आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। तो इसका मतलब पहली वाली जो शर्त थी वो मान ली गई, पहली वाली जो रिपोर्ट में सलाह थी वो मान ली गई कि जिस राज्य का राज्यपाल जिसे बनाया जा रहा है वो वहां का मूल निवासी नहीं होगा। तो उसको तो मान लिया गया, उसको तो एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन सीएम से सलाह, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त करना है, उद्धव ठाकरे से सलाह ली जाएगी? केंद्र सरकार लेगी क्या? बंगाल में राज्यपाल नियुक्त करना है, ममता बनर्जी से सलाह ली जाएगी? नहीं। तो नहीं, जहां कोई मतलब नहीं है, ये सलाह सिर्फ सलाह रहेगी। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। कभी कभी इसका मिसयूज होता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि संविधान में यह अधिकार दिया गया। अभी हम लोग उस पर भी आते हैं। ठीक, सक्रिय राजनीति भूल जाओ आप। आज जितने भी राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल अभी नाम लिया हमने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक दल से क्या होगा? पॉलिटिकल, कहीं ना कहीं सक्रियता। यहां तक कि कुछ राज्यपाल तो ऐसे थे जैसे नारायण दत्त तिवारी, मोतीलाल बोरा, ऐसे राज्यपाल जिन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद फिर से राजनीति में आ गए, और उस समय जब वो पद पर थे, उस समय जो पद पर रहने से पहले वो खुद राजनीति में थे। तो ये तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति तो उसे बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में अब बहुत ऊपर चला गया है, अब उसको और किसी सक्रिय राजनीति में रखना संभव नहीं है, तो सक्रिय राजनीति के एक हिस्से के रूप में उसको रख दिया जाता है। ठीक है, स्टैम्प गवर्नर, स्टैम्प प्रेसिडेंट का मामला यहां पर चलता है। तो अगर हम देखें, अगर आप ये कहिए कि सरकारिया आयोग ने सलाह दी कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये चीजें ध्यान रखी जानी चाहिए, 4 प्रमुख सलाह में से एक सलाह को एक्सेप्ट किया गया और परंपरा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब जो भी व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल होगा वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होगा। लेकिन अन्य सलाह जो थी उसका कोई मतलब नहीं रहा, और यही कारण है कि आज आप देख लो तो राज्यपाल जो है एक संघर्ष का कारण बनता है केंद्र और राज्य के बीच। केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल सामंजस्य रख सकता है, केंद्र और राज्य के बीच राज्यपाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष करवा सकता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, यहां पर नोट करके आप लिखिएगा एक पॉइंट, जो अभी मैंने आपसे कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि भाई
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोविजन संशोधन के द्वारा किया गया। संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भाई एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आप नोट करके लिखिएगा, अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में, अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में यह प्रावधान है कि, यह प्रोविजन है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लिख लीजिए इसको, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात, परंतु इस आर्टिकल की कोई बात किसी व्यक्ति को, अब यहां ध्यान दीजिएगा, किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से नहीं रोकेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल अपॉइंट किए जाने से नहीं रोकेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से या अपॉइंट किए जाने से नहीं रोकेगी। ठीक, ये आर्टिकल 153 में है। अब जो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल वाली बात है, इसको जो है एक अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन रखा गया। तो आप नोट 2 लिखिएगा, नोट 2, ये नोट 1 हो गया, आप लिखिएगा 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा, 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में 153 में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 153 में एक पर्सन को, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के गवर्नर अपॉइंट करने का प्रोविजन, राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। गवर्नर अपॉइंट करने का प्रोविजन किया गया। ठीक, तो अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, गवर्नर की अगर बात की जाए कि उसके शपथ ग्रहण की, तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करवाता है और गवर्नर का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कराता है। तो ये एक सामान्य सी बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके कार्यकाल या इसके टर्म की। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल या इसका टर्म, ठीक, पदावधि क्या है। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यकाल या उसके पदावधि की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका कार्यकाल के बारे में प्रावधान है आर्टिकल 156। ठीक, आर्टिकल 156 में कहा गया है कि राज्यपाल जो है, उसमें संवैधानिक भाषा में अगर हम बात करें तो कहा गया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, ठीक है, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की डेट से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपने पद पर कार्य करेगा। ठीक, अपने पद पर कार्य करेगा। ठीक है, तो अब यहां सीधी सी बात है कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली चीज तो यह कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष है, लेकिन अगर 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आ जाए, टू बी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कार्यकाल क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ज्यादा करेक्ट आंसर आपका 5 वर्ष और इसमें राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, क्योंकि अधिकतम 5 वर्ष तक कार्य करता है,
लेकिन राष्ट्रपति इसे उससे पहले कभी भी हटा सकता है। ठीक, कभी भी हटा सकता है इसको राष्ट्रपति। ठीक है, अब इस अवधि के पहले राज्यपाल का पद किस स्थिति में रिक्त हो सकता है? वैकेंट हो सकता है या रिक्त हो सकता है। पहली स्थिति यानी आपने लिखा कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इससे पूर्व राज्यपाल का पद निम्नलिखित स्थितियों में रिक्त हो सकता है। पहली स्थिति, वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, अपना त्यागपत्र दे सकता है। प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना त्यागपत्र या अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो अब सेकंड पॉइंट यहां पर देखिए जो आएगा कि उसे राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। उसे प्रेसिडेंट द्वारा कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है उस समय सीमा से पूर्व। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि वो रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ष 2014 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री मोदी बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जो है उस समय कई सारे राज्यों के राज्यपाल जो है वो कांग्रेस के थे। ठीक है, कई राज्यों के राज्यपाल कांग्रेस के थे, क्योंकि उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। अब कई ऐसे राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल अभी 2014 में मात्र 2 या 3 वर्ष हो रहा था, 2 या 3 वर्ष। अब आप सोचिए 2 या 3 वर्ष 2014 में, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को ये कैसे पचेगा कि कोई स्टेट जो है आज जो उनके अंडर में उसका राज्यपाल कांग्रेस का हो? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने अनऑफिशियली कई गवर्नर्स को ये मैसेज भेजा, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड ये मैसेज भेजा कि भाई आप या तो पहला रास्ता अपना लो, बाइज्जत चले जाओ, या फिर हम आपको हटा देंगे। तो कुछ राज्यपालों ने अपना ये रास्ता अपनाया और बाइज्जत चले गए। ठीक है, एक और रास्ता होता है जो कुछ राज्यपालों ने अपनाया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आज से भाजपा के, आज से बीजेपी के हो गए। हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे वही होगा। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो वही कहना शुरू कर दिया। जैसे आप देखिए पश्चिम बंगाल में इस बार के इलेक्शन के पहले क्या हुआ, इलेक्शन के दौरान क्या हुआ, टीएमसी के बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे नेता, विधायक, सांसद जो तृणमूल कांग्रेस के हुआ करते थे, तृणमूल कांग्रेस ने जिनको सांसद विधायक बनाया था, उन सांसदों विधायकों ने टीएमसी छोड़ा और बीजेपी के हो गए। है कि नहीं है? तो आप जानते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर बताने का मतलब यह है कि राज्यपाल का जो पद है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम का है ना, प्रसाद पर्यंत किसका? केंद्र का प्रसाद पर्यंत, गृह मंत्रालय का प्रसाद पर्यंत, प्राइम मिनिस्टर का प्रसाद पर्यंत अगर कहा जाए तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारा जो राज्यपाल है, हमारा जो गवर्नर होता है, वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। अब ये बात ऑन ऑफ द रिकॉर्ड कही जाती है, संवैधानिक रूप से सही नहीं है, आप इसको कहीं मेंस में लिख नहीं सकते, बट ये है कि सब लोगों को पता है कि व्यवहारिक रूप से जो राज्यपाल होता है वो एजेंट के रूप में काम करता है। चाहे आप पश्चिम बंगाल को देखिए, चाहे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, कई ऐसे उदाहरण रिसेंट रहे हैं जिनको आप अपने आप से समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहां पर राज्यपाल में अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ट्रांसफर।
नियुक्ति के बाद स्थानांतरण। तो आप लिख लीजिएगा स्थानांतरण में या ट्रांसफर में, ट्रांसफर या स्थानांतरण के संबंध में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, तो पहली चीज तो ये नोट करके आप नोट 1 लिखिएगा, जो कार्यकाल है उसके नीचे जो है नोट 1 करके लिखिएगा कि पहला ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं लोग कि क्या किसी राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है, रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो सीधी सी बात है कि राज्यपाल को पुनर्नियुक्ति दी जा सकती है, इसके संबंध में कोई रोक नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो नोट 1 लिख लीजिएगा कि किसी राज्य के राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, ये हो सकता है। तो पहला पॉइंट नोट 1 हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, किसी राज्य के राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति या रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट जो है जो आपका यहां पे इंपॉर्टेंट होगा, तो सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा कि जो है दूसरा पॉइंट जो मैंने स्थानांतरण का कहा, ट्रांसफर का, कि नोट 2 लिखिएगा, संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है, राज्यपाल के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु उसी में लिखिएगा, परंतु स्थापित परंपरा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो आपको लिखना क्या है नोट 2 में, संविधान में राज्यपाल के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु स्थापित परंपरा के आधार पर, स्टैब्लिश या स्थापित परंपरा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसी एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफर या स्थानांतरित किया जाता है। ठीक, तो कार्यकाल के बाद जो 2 पॉइंट नोट के इंपॉर्टेंट हैं, पहला पॉइंट नोट 1 जो मैंने बताया कि जो है राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति हो सकती है, हालांकि संविधान में कोई प्रावधान नहीं। दूसरा, राज्यपाल का स्थानांतरण हो सकता है, हालांकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो अब इससे आगे आपने देखा था पावर्स या शक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, तो उस पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों राज्यपाल में भी आप देखिए सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। जैसे राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, अपने एग्जीक्यूटिव के चीफ के रूप में डिफरेंट टाइप से अपॉइंटमेंट करता है। आपने देखा था कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है, सीएजी की नियुक्ति करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के कमीशंस, जो भी नेशनल कमीशन है उनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय आयोग जो हैं, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, राष्ट्रीय वित्त आयोग हो, या जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, ठीक है, तो या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो। उसी तरह से हमारा जो राज्यपाल है या राज्य का जो गवर्नर है वो डिफरेंट टाइप्स के अपॉइंटमेंट करता है कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत, एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत बहुत सारे अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, अब डिफरेंट अथॉरिटीज के अपॉइंटमेंट एंड डिफरेंट कमीशन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें तो कौन कौन से हैं, मंत्रियों की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री, जो अथॉरिटीज के नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा, हम उस पर आ रहे हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे आपने देखा था प्रेसिडेंट जो है एक अपॉइंटमेंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या था, लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। उसी तरह से राज्य महाधिवक्ता
जिसको वहां पर क्या कहते थे, भारत का महान्यायवादी, यहां पर क्या कहते हैं, राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मतलब क्या हुआ, लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये कौन अपॉइंट करता है, राज्यपाल अपॉइंट करता है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। ठीक है, आप पीसीएस में सिलेक्शन लोगे, एसडीएम बनोगे, ठीक है, डिप्टी एसपी बनोगे, जो भी आप उसके अंतर्गत आप जो अपॉइंटमेंट पाओगे, गवर्नर के द्वारा आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। जब आप यूपीएससी से सिलेक्शन लेते हो तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां होती हैं उसमें राष्ट्रपति करता है, जो राज्य सिविल सेवाओं की नियुक्तियां होगी उसमें कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति, अधीनस्थ न्यायपालिका, लोअर जुडिशरी। ठीक है, लोअर जुडिशरी के जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो गवर्नर के द्वारा किए जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, सिविल जज हो। तो इस तरह के जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से अगर हम देखें कि कौन से अन्य हैं, तो यहां हम यहीं पर 6 नंबर यहीं पर लिख दे रहे हैं कि जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि आप उसी के थ्रू सारा एग्जाम देते हो। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब बच्चों अगर हम बात करें यहां पर कि राज्यपाल और क्या क्या करता है अपनी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत, तो ये तो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज की बात हुई। इसी तरह से इंपॉर्टेंट कमीशंस या आयोग की अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय जितने भी कमीशन हैं या आयोग हैं उनकी नियुक्ति आयोगों की या कमीशंस की कौन करता है, राज्यपाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य महिला आयोग, स्टेट विमेन कमीशन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य एससी एसटी आयोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कमीशन। ठीक है, तो जितने भी राज्य स्तर के आयोग हैं या राज्य स्तर के कमीशंस हैं, ठीक है, उन सबका अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, स्टेट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ये सभी प्रकार के अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब बच्चों यहां पर जो है जो अगली बात इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं हम। देखिए अगर हम देखें एक चीज यहां पर छूट रही है, जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज आपने लिखी थी 1 2 3 4 5 6, उसमें एक और ऐड कर लीजिएगा 7 नंबर पे आप ऐड कर लीजिएगा वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति। ठीक है, जहां आपने लिखा ना मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ठीक है,
तो लास्ट में आपने लिखा था पीएससी के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य, ठीक है। तो वहीं पर 7 नंबर में आप लिख लीजिएगा कि राज्य जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति, ठीक है। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य विश्वविद्यालयों का, राज्य विश्वविद्यालय कौन से हुए, जिनका गठन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ठीक है। जैसे अवध विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उसका जो चांसलर होता है, उसका जो कुलाधिपति होता है, कुलपतियों का कुलाधिपति, कुलपतियों का प्रमुख, तो उसका जो कुलाधिपति होता है, जो चांसलर होता है, वो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। तो एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी वो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट करता है, वाइस चांसलर को हटा सकता है या वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक है। 3 इयर्स के लिए होता है, 3 साल के लिए वो अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। तो एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज वो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपॉइंट करता है। तो वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो है गवर्नर, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी है तो, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो जस्ट उसका क्या होगा, सेंट्रल में कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, इनका जो अपॉइंटमेंट, पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी थी, बाद में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। तो इनका चांसलर कौन है, प्रेसिडेंट। तो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो एज अ चांसलर वहां का वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा, ठीक। अब एजुकेटिव पावर्स में आपने बच्चों ये देखा था कि हमारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से कार्यपालिका के संबंध में सूचना मांग सकता है, गवर्नमेंट के संबंध में, गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड सूचनाएं मांग सकता है, इंफॉर्मेशन जो है उनसे मांग सकता है। ठीक वैसे ही कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आपको आर्टिकल नहीं डिफाइन कर रहा हूं, कि मुख्यमंत्री से राज्यपाल कभी भी शासन के संबंध में सूचना मांग सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन या सूचना मांग सकता है, लेकिन अब बात वही होती है कि वो इंफॉर्मेशन लेने लायक उसके अंदर विल पावर है कि नहीं, ठीक। क्योंकि जब राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेगा तो शायद ऐसा वो नहीं कर पाएगा, और वो तभी कर पाएगा जब कोई अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट किसी स्टेट में है, जैसे कि महाराष्ट्र या बंगाल या अदर स्टेट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसके और क्या ऐसा जो है एजुकेटिव पावर है, तो एक बहुत बड़ी एजुकेटिव पावर है हमारे राज्यपाल के पास जो राष्ट्रपति के पास नहीं थी। राज्यपाल जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सलाह दे सकता है, सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास अंडर आर्टिकल 356। ये उसकी स्वविवेक शक्ति भी है, ठीक है, कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर, हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में और पढ़ेंगे आगे, ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के आधार पर वो सिफारिश कर सकता है, ठीक है, वो सिफारिश कर सकता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, किसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो अब आप इसको जो है नोट करके लिख सकते हैं कि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश किससे कर सकता है, राज्यपाल से कर सकता है। और राष्ट्रपति शासन लागू होते ही, अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगला है कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति शासन जो इंप्लीमेंट होता है, हमारी जो रियल एजुकेटिव पावर है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, वो किसके हाथ में आ जाती है, राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। तो राज्यपाल, अगर ये कहा पूछा जाए कि कब वास्तविक कार्यपालिका या रियल एजुकेटिव चीफ के रूप में काम करता है, तो प्रेसिडेंट रूल के दौरान, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो आप हमेशा आप देखिए कि मंत्री परिषद, अगर हम केंद्र और राज्य की तुलना करें, केंद्र और राज्य की हम तुलना करें, तो केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल,
ठीक। अब राष्ट्रपति जो है वो केंद्र में हमेशा किस रूप में काम करता है, सॉरी यहां पर अगर हम केंद्र में देखें तो इस रूप में देखें तो यहां पर जो अब मंत्रिपरिषद, इसको यहां ऐसे न लिखकर ऐसे ही मंत्री परिषद, ठीक, मंत्री परिषद, ठीक। अब अगर हम बात करें केंद्र, ये यहां पर हुआ केंद्र और यहां पर हुआ राज्य, ठीक। ये अब अगर हम देखें तो आप देखिए अगर तो मंत्री परिषद जो है उसकी सलाह से राष्ट्रपति हमेशा काम करेगा। कहां? केंद्र में। राज्य में भी मंत्री परिषद की सलाह से ही राज्यपाल काम करता है सामान्यतः। लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें कि जैसे ही यहां पर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी लगती है, कोई भी आपात या इमरजेंसी लगती है, तब भी शक्ति किसके हाथ में होती है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के हाथ में होती है। जैसे ही कोई आपात होता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो या कुछ भी हो, लेकिन यहां पर अगर कोई आपात है, आपात मतलब अब जैसे राष्ट्रपति शासन, ये राज्य में स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन के समय सारी शक्तियां किसके पास चली आती हैं? राज्यपाल के पास। राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका के रूप में यहां काम करने लगता है, रियल एजुकेटिव के रूप में। यहां पर परमानेंट ये वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है, ये परमानेंट है। लेकिन राज्यपाल जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी, राज्यपाल जो है वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करने लगता है मंत्री परिषद की जगह, ठीक है, रियल एजुकेटिव के रूप में कार्य करने लगता है, क्योंकि इसको सलाह देने के लिए कोई मंत्री परिषद नहीं होती है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्री परिषद नहीं होती है। ऐसा कभी केंद्र में नहीं होता है, ऐसा कभी सेंट्रल में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए कि केंद्र और राज्य की अगर तुलना की जाए, राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर तुलना की जाए, तो राष्ट्रपति सदैव हमेशा परमानेंट किस पर डिपेंड है? मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर है। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। राज्यपाल सामान्य काल में, शांति काल में मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर होता है। मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करती है। जैसे इस समय योगी मंत्री परिषद जो भी सलाह देगी उसके अनुसार राज्यपाल को काम करना होगा। परंतु यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्यपाल हमारा वास्तविक कार्यपालिका के रूप में या रियल एजुकेटिव के रूप में काम करता है। उस समय मंत्री परिषद नहीं होती, उस समय ये वास्तविक कार्यपालिका के रूप में, रियल एजुकेटिव के रूप में अपने ऑफिसर्स के साथ काम करता है, अपने अंडर में आईएएस ऑफिसर्स रखता है, ठीक है, और उनके माध्यम से अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक से करता है, अपने विवेक से करता है। मैंने शुरू में भी कहा था कि स्वविवेक इसके पास ज्यादा होता है, ठीक है, उस स्वविवेक ज्यादा मतलब स्वविवेक शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में कंपैरेटिव रूप से अगर देखा जाए तो राज्यपाल के पास ऐसा अवसर आता है और इसकी सलाह वो स्वयं देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। लेकिन अगर राज्य केंद्र में कभी भी ऐसा हो कि मंत्री परिषद ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मान लो उनको सद्बुद्धि आ जाए और अचानक वो बोले कि भाई हम इस देश की शासन व्यवस्था को अच्छी प्रकार से संचालित नहीं कर पा रहे, हमारी भागदौड़ सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक हो पा रही है, ठीक है, हम नहीं कर पा रहे हैं और हम त्यागपत्र देते हैं, हम रिजाइन करते हैं, ठीक है, मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, एकाएक उनको ऐसा कुछ हो जाए और वो जाकर राष्ट्रपति से कहें, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लो ऐसा होता है, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे? आप अगली मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होने तक काम चलाऊ मंत्रिपरिषद के रूप में काम करते रहिए, ठीक है, आप काम चलाऊ सरकार के रूप में काम करते रहिए, लेकिन आपको काम करना होगा। आपके बिना मैं अकेले काम नहीं कर सकता, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, नरेंद्र मोदी मान लो तैयार ही ना हो, कहने हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसी न किसी की मंत्रिपरिषद रहेगी और वही मंत्रिपरिषद काम चलाऊ मंत्रिपरिषद के रूप में इनको सलाह देती रहेगी। ये अकेला शासक नहीं हो सकता, जबकि राज्य में राज्यपाल के लिए ऐसे कई अवसर आते हैं जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्यपाल अकेला पूरी कार्यपालिका का संचालन करता है। एक सिंगल एग्जीक्यूटिव के रूप में हमेशा वो राष्ट्रपति शासन के दौरान संचालन कर सकता है, एक एकल कार्यपालिका के रूप में, लेकिन राष्ट्रपति एक एकल कार्यपालिका के रूप में संचालन नहीं कर सकता। ठीक है, तो बच्चों इसका आप ध्यान रखिए। अब इसको हम लोग आगे लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियों के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर स्पेशली सिविल सर्विसेज के जो बैचेस हैं उनके लिए और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, और उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आज इस लेक्चर को कंप्लीट करने से पहले, इससे पहले कि आप अपनी कॉपी बंद करें और आप वीडियो बंद करें, आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। बच्चों, आप इस समय बहुत ज़्यादा देश की, हमारे पूरे क्षेत्र की, सभी जगह की स्थितियां आप देख रहे हो, बहुत पैनिक हैं और ऐसे में हम सभी को बहुत संयम से काम लेना है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवारों में लोग परेशान हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, आपके रिलेशन में आप तमाम तरह की चीज़ें सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे में बहुत हिम्मत से हम सभी को काम लेना है। हमारे लिए भी वही सिचुएशन, आपके लिए भी वही सिचुएशन, सबके लिए वही है, तो बहुत हिम्मत से काम लेना है और हम सबको मिलकर इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से लड़ना है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ कोरोना से लड़ना है, हमें इस परिस्थिति से लड़ना है, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही नहीं, बहुत नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कोरोना के कारण, उससे लड़ना है हम सभी को। तो आप इसके लिए जो है बच्चों बहुत ज़्यादा आप सजग रहिए, बहुत ज़्यादा सावधान रहिए। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है। पहली चीज़ तो ये कि न्यूज़ चैनल से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ों को किसी भी तरह से आप जो है प्रसारित मत करिए, किसी भी तरह से फैलाइए मत, उसका हिस्सा मत बनिए। आप बेवकूफ़ों का, गधों का हिस्सा मत बनिए कि किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड कर दो, कोई भी स्टेटस लगा दे रहा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत निगेटिव चीज़ों का स्टेटस लगा दे रहे हैं, इतने बेवकूफ़ हैं। मतलब इस तरह का काम मत करिए जो है, ठीक है। अगर आपको कुछ करना ही है तो पॉजिटिव करो, ठीक है। अगर कुछ करना ही है सोसाइटी के लिए, अगर समाज में कुछ करना है तो आप पॉजिटिव करो। अपने लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो पॉजिटिव करो, ठीक है। ऐसी नकारात्मक चीज़ों को मत फैलाओ, क्योंकि ऐसे देखो, आप सीधी सी बात है कि कोरोना में ये बार बार डेटा आ रहा है कि वो वायरस तो बहुत खतरनाक है ही, बहुत खतरनाक तरीके से ऑर्गन्स को इफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति ये आ रही है कि लोग डर से ज़्यादा मर रहे हैं, डर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए, और वो डर क्यों हो रहा है? डर का माहौल किसने बनाया है? डर का माहौल हमारे मीडिया ने, हमारे सोशल मीडिया ने और हमारे आपके जैसे लोगों ने जो है ये डर का माहौल जो बनाया है। इससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं कि जब आप देखिए कि इतने लोग पॉजिटिव पाए गए, इतने लोगों की रिकवरी हुई, ये न्यूज़ भी जो है हाईलाइट होनी चाहिए। इतने लोग ठीक हुए, इसकी भी चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। अभी आप कहीं भी निकलने में आपको अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप निकलें। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर, चाहे वो मास्क हो, जैसे पॉकेट में हमेशा जो है आपको मास्क वियर करना है, ठीक है। हमेशा जो है वो सैनिटाइज़र है या जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज़ को आपको दोहरा रहा हूँ, बस बच्चों कि आपके एज अ गार्जियन मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कोई भी कहीं भी कोविड पेशेंट है तो उसके साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार हमारा समाज कर रहा है, ठीक है। वो नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी डिसकनेक्टिविटी होने के कारण भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो दूर से ही सही, कम से कम वो चीज़ें करी जाएं, बहुत ज़रूरी है। और
आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पढ़ाई में, अच्छे न्यूट्रिशन प्राप्त करने में, खाने पीने में, ठीक है, ठंडी चीज़ों से बचना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने को बिजी रखने की कोशिश करें, ठीक है। बिल्कुल आप अपने को लिखने में, लेखन, कोई राइटिंग प्रैक्टिस करिए, कोई पेपर करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। आपको हम लोग खुद ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, लेकिन इस समय ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि बहुत सारे टास्क इस समय नहीं दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के टास्क नहीं मिल रहे हैं, इस समय ये नहीं हो रहा। आप परेशान मत होइए, आपको सारे टास्क मिलेंगे, लेकिन इस समय की जो सिचुएशन है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, और जो है हर मोहल्ला, हर एक गली प्रभावित हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा उन सिचुएशंस को भी देखा जा रहा है। पेशेंस रखिए, आपको जितनी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको आप कवर अप करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपको मैंने ग्रुप्स में पीडीएफ भेजा था इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे, क्वेश्चन आंसर्स या बहुत सारी चीज़ें जो आपको बीच में मिली, उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि सिर्फ देख लेना है, ओपन कर लेना है, बस प्रिंट निकाल लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तैयार रखिए, उस पर भी आपके टेस्ट लिए जाएं तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी जो है आपको और भी चीज़ों से जुड़ना होगा, ठीक है। इसके भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सारी सिचुएशंस को भी आपको ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। हम सभी को जो है वो बहुत हिम्मत से काम लेना है बच्चों, और प्रॉपर जो है आप अपनी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, अपनी स्टडी और सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, बहुत हिम्मत से काम लीजिए, और एक दूसरे से कनेक्ट रहिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। और जो है, जैसे मैं लिखता हूँ, स्टे कनेक्टेड विद दिशा परिवार, तो अपने परिवार का मतलब परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाए रखे, ये बहुत आवश्यक है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोग मिलकर लड़ेंगे, और जैसे 2020 में हम लोगों ने इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की थी, वैसे ही 2021 में उस पर विजय प्राप्त करना है, आगे आपको सफलता की ओर बढ़ना है। तो बच्चों, हम लोग आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, आप सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।